हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भाई थोड़ी सी ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमको सीखना है, एप्लीकेशन के बारे में। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप जो है पहले ही पढ़ चुके हो। कैसे? मुझसे आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हमने कोई वीडियो ऐसा नहीं डाला हुआ है। ठीक, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक है, उसमें कितनी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक, पूरा रिवाइज करवा दूंगा एक तरीके से। ठीक, जिससे आपको जो वहाँ की चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं वो आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ एक चीज़ और, 4 नंबर यहाँ से पक्का है, 4 से 6 नंबर आपका इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हम लोग क्वेश्चन आज लगाएंगे, या इसके बाद एक और वीडियो पड़ेगा केवल क्वेश्चंस पे ही, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वही आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक, जो भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं देखो आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने का केवल मेरा एक ही मोटो है, क्या कि आप लैंग्वेज से क्या हो जाएं, लैंग्वेज से क्या हो जाएं, वाकिफ़ हो जाएं। ठीक है ना, कि किस तरह का लैंग्वेज यूज होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताता हूँ जो यहाँ पे यूज होने वाला है आपका। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे होते हैं, साइन, कॉस, टैन, और साइन का अपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक। ठीक है ना, कॉस का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सेक, और टैन का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कॉट। ठीक है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। मतलब अगर मैं साइन का एक फार्मूला लिखना चाहूँ तो साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 कोसेक थीटा। ठीक है ना, अगर कॉस थीटा इक्वल टू लिखना चाहूँ तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या समझना था, यहाँ पे आपको बता रहा था कि कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं। ये 6 टाइप के आपके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक, तो अगर रेशियो की बात हो रही है तो इस चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल की बात होगी, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होगी, वहाँ पे आपका निकल के आएगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या निकल के आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, एक एंगल इसका क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, अच्छा जी, आपको पता है कि जो एंगल होता है उसी के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे आप थीटा बोलोगे, ठीक, उसी के सामने वाले साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है छोटा वाला, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो आपका होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है। ठीक है, मैं आपको बस एक रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है ना, रिव्यू दे रहा हूँ, फ्लैशबैक दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये बेस। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं ऐसे नहीं करना है। थीटा यहाँ पे अगर है तो कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई जो एकदम ये वर्टिकली होगा, ठीक है, इसको हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। नहीं, ये थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और इससे लगे हुए छोटे साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है ना, और जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको याद करना होता है, रेशियोज की वैल्यू कैसे, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं आपके, ठीक, उनकी वैल्यू याद करते हैं कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सबका अपना अपना तरीका है याद करने का। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, पाकिस्तान को आपने यहाँ पे भूखा प्यासा बता दिया, और हिंदुस्तान को हरा भरा। कई बच्चे कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है ना, हम लोग जब हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो हम लोग याद करते थे लाल बटे कक्का। ठीक है ना, तो जाने तो हिंदी मीडियम से क्या ही लेना देना हमको। ठीक है, अच्छा जी, खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, बोलता है हिंदी मीडियम से क्या लेना देना। ठीक है ना, चलिए देखिए, पंडित बद्री प्रसाद, जैसे भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो पहला वाला रेशियो होता है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से। दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, प्यारे तरीके से दिख रहा है, हाँ जी दिख तो रहा है भाई। चलिए देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है, पंडित बद्री भाई प्रसाद भाई हर हर बोल भाई। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस और B का मतलब बेस, ये आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
जहाँ पे पहले वाले को हम बोलते हैं साइन का, मतलब साइन थीटा की अगर बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। साइन के बाद कॉस आता है, ठीक, कॉस का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक अगर थीटा होगा तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और अगर कॉस का क्या होता है उल्टा सेक होता है, सेक होगा अगर तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और अगर कॉट होगा तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, एक याद करने का तरीका है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप कुछ और भी ट्रिक बना सकते हो समझने के लिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस जब सवाल सॉल्व करते थे, ठीक है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आपने जब प्रिपरेशन किया होगा तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है ना। तो ये याद नहीं करना पड़ता, ये खुद से याद हो जाता है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में आपका क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले जो आपकी चीज़ें हैं इसमें क्या है, सम एप्लीकेशन। क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, ठीक। सबके दिमाग में आता है, मैथमेटिक्स पढ़ते समय खास करके बच्चे कहते हैं सर इसका क्या यूज है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को छत पे देख रहे हो तो आपको एंगल पता करना है, आपको हाइट पता करनी है, ठीक है ना। भाई नॉर्मल बात है कि अगर यहाँ पे कोई घर बना दिया गया, ठीक, तो इस वाली मंजिल पे कौन बैठा हुआ है, गया ना दिमाग। बहुत बदतमीज नहीं हो तुम लोग, बहुत ही बदमाश हो, ठीक है ना। ये देखो अगर यहाँ पे पता करना है कि कोई कितने हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप कितने भी दूर खड़े हो, अगर आपको एंगल पता है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ठीक है ना। कोई चीज़ कितने ऊंचाई पे है, कोई हमसे कितना दूर है, अगर हम किसी हाइट से देख रहे हैं तो, ठीक है ना, कितने एंगल पे है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं आपकी यूज में मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपका आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ठीक है। अच्छा जी, और एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाम जैसा है वैसा ही काम है भाई, ठीक। जैसा नाम डिप्रेशन है, डिप्रेशन माने खाई में चले जाना, वैसे ही उसका काम है भाई। देखिएगा जरा, देखिए जैसे कैसे। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब ऑब्जर्वर आपका नीचे बैठा हो टुनटुनी लगा के, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर आपका टुनटुनी लगा करके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वर है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक। ये खुद ओ की तरह दिख रहा है तो ऐसे ओ, इसको चूहा बना देते हैं, ठीक है। ये आपका चूहा है, ठीक है। ये चूहा आपका टुनटुनी लगा करके बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है भाई। ये चूहा जो है ये देख रहा है छत पे, ये छत पे देख रहा है किसको, बिल्ली को, ठीक है ना। ये छत पे बैठी हुई बिलरिया को देख रहा है और बिलरिया यहाँ से खुश होकर इसको देख रही है, ठीक है ना। तो जब भी ऑब्जर्वर ठीक है नीचे हो, नीचे ध्यान देना, जब भी ऑब्जर्वर नीचे हो और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट वो उससे ऊपर हो, ये मेरे समझाने का तरीका है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है, आपको अगर देखने के लिए सर को उठाना पड़ रहा है, ऐसे आप उठा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल था पहले, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल था आपका। उसके बाद आप सर को उठा रहे हो तो कुछ एंगल बना के उठा रहे होगे, क्यों, आप कुछ एंगल बना के उठा रहे हो ना। तो ये जो एंगल बना रहा है चूहा बिलरिया को देखने के लिए, ठीक है ना, ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। या आपके बुक में मिलेगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक, उसके और लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ता है इनको भाई। ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट का मतलब कि जो देख रहा है और जिसको देख रहा है उसको मिलाने वाली लाइन, जो देख रहा है जिसको देख रहा है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब चूहा बिलरिया को ऊपर की तरफ देखता है,
ठीक है, वो नीचे है और बिलरिया ऊपर है। तो जितना एंगल बना के, पहले हॉरिजॉन्टल देख रहा था, फिर बिल्ली को देखा ऊपर की तरफ, तो जितना सर को उठाया ये हॉरिजॉन्टल से, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। चूहा चढ़ करके पहाड़ पे चढ़ गया, चूहा भाई अब घर पे चूहा आ गया, मतलब चूहा कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। सर मछली बना दी है अब तो, अरे ठीक है यार, कुछ भी मान लो, चलो जाने दो, समझने से मतलब है भाई। अब ऑब्जर्वर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। वो ऑब्जर्वर मैं नीचे ऊपर रख देता हूँ, और जिसको ऑब्जर्व करना है वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ। कहाँ पे है, नीचे है। तो जब ये ऑब्जर्व करेगा, इसको देखेगा, तो ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। पहले ऑब्जर्वर जो था नीचे था, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन नीचे थी, ठीक है ना, मतलब ऑब्जर्वर नीचे था, सॉरी, और जिसको देख रहा था वो ऊपर था, ठीक है। तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना पड़ रहा था वो ऊपर सर उठाना पड़ रहा था, ठीक है ना। तो जब हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर एंगल आप बनाओगे तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और जब आप हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे एंगल बनाओगे तो यहाँ देखो क्या हो रहा है। इस टाइम पे आप यहाँ पे थे, यहाँ पे चूहा था, ऐसे देख रहा था टुनटुनी लगा के, ठीक है। अब जब बिल्ली को देखना होगा उसको, अभी तो वो उस पर खड़ा है बिल्डिंग पे, तो जब उसको बिल्ली को देखना होगा तो वो नीचे देखेगा, ऐसे देखेगा ना, पहले ऐसे था फिर नीचे की तरफ, ठीक। तो नीचे बिल्ली को देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसकी, उसके साथ वो एंगल ये वाला बना रहा है, ये वाला एंगल, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा जरा, देखिएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई नीचे देख रहा हो, डिप्रेशन का मतलब भाई डिप्रेशन में चला गया, ठीक है ना, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, ऑब्जर्वर नीचे है और जिसको देख रहा है वो ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, जिसको देख रहा है वो नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। या एक तरीका और है, कैसे, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर जिसको देखा जा रहा है उसके लिए ऊपर सर उठाना होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर ऑब्जर्वर जहाँ पे है उसको देखने के लिए नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। बाकी इस चैप्टर में इसको समझने बस का काम है, क्यों, क्योंकि जब फिगर बनाना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा जब, तो वहां पे आपको समझना होगा कि कौन से वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री ही लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है, पूरा विश्वास है कि आपको ये सब कहानियाँ मेरी समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो 1 करोड़ रुपए के लिए नहीं है, ठीक है, 4 नंबर के लिए है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इधर दाएं बाएं भटके बिना, ठीक है ना। क्या दिया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, नाम आया ना, क्या नाम आया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऑब्जर्वरवा कहाँ है भाई, ऑब्जर्वरवा नीचे है और जिसको देखना है वो कहाँ है, ऊपर है, ठीक है ना। चलिए, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि एक आपके पास बिल्डिंग है, ठीक, और बिल्डिंगियाँ जो है आपकी भाई साहब वो 20 मीटर हाइट की है, ठीक। उसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। अब टावरवा कैसे बनाया जाए भाई, एक डंडे की तरह बना देते हैं, ठीक है, ये टावर है। कह रहा है कि कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम मतलब किसी हॉरिजॉन्टल पे कोई पॉइंट है कहीं पे, हमको नहीं पता उसके बारे में, ठीक, वो जो है, ठीक, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, ठीक है ना, मतलब उसके पैर से, ऐसे कह सकते हो, उसके पैर से और उसके सर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। भाई पहले वो जब यहाँ पे खड़ा होगा कोई भी चीज़, तो पहले उसके टावर के पैर को देखेगा, कुछ एंगल बन रहा होगा, टावर के ऊंचे वाले सिर को देखेगा जब, भाई पहले मैं इसको देखूंगा तो कुछ एंगल बनेगा, उसको देखूंगा तो और उठाऊंगा सर, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो नॉर्मल बात है, ये वाला एंगल छोटा है तो क्वेश्चन में दिया ये 45 होगा और बड़ा कनमा वाला क्या होगा, 60 डिग्री होगा।
तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि टावर की आपको हाइट बतानी है। चलिए भाई इसको h मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। आपको आपके दिमाग में कैसे आएगा कि हमको कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहला काम इसमें फिगर बनाना ही होता है। फिगर अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपके सामने क्वेश्चन का मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान होगा। देखो कैसे, आपको दिख रहा होगा कि इसमें केवल परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है। हाइपोटेनस का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लाइन ऑफ साइड से हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, इसमें दो इक्वेशन, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये छुटुआ वाला, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं दोनों के लिए tan थीटा लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ tan थीटा, क्योंकि मुझे पता है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं tan 45 लगाता हूँ, किस वाले ट्रायंगल में हो गया, ये छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है x, ठीक है ना। तो tan 45 की वैल्यू भाई साहब लोग एक होती है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आपको एंगल याद करने पड़ेंगे, सभी टर्म फर्स्ट में आपको याद होगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये आ रहा है 20 मीटर। कितना आ रहा है, मतलब जितना भाई हाइट होगा, आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए आ जाना चाहिए कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो दूसरा भी 45 होगा, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है भाई साहब, ठीक है ना। x अगर 20 आ गया तो दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। दूसरे ट्रायंगल में अगर आप आओगे तो देखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अब कितना है 20 प्लस h। भाई अब ये 20 नहीं है, पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो हो गया 20 प्लस h, ठीक है ना। तो ये 20 प्लस h हो गया। परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया x, तो बेस की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन 20, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस 20। इसको उधर भेजा गया, फिर 20 को दूसरे साइड, तो h बराबर आ जाएगा क्या 20 कॉमन, रूट में 3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, समझ में आया, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत ही आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। कह रहा है कि एक टावर का जो शैडो है, टावर है, ठीक, किसी ग्राउंड पे खड़ा है ये टावर, ठीक है ना। स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. कह रहा है कि एक बार ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, और एक बार 30 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो ये लॉन्गर, देखो कह रहा है जितना 30 डिग्री में बना रहा है, ठीक, सॉरी जितना 60 डिग्री में बना रहा है, ठीक, 30 डिग्री में उससे 40 ज़्यादा बना रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये 60 डिग्री में x बना रहा हो, कितना बना रहा हो x, ठीक है ना, तो लॉन्गर है, कितना लॉन्गर है 40 मीटर 30 डिग्री वाले में, मतलब 30 डिग्री में कितना है 40 मीटर लॉन्गर है पहले से, ठीक है। तो भाई अगर ये x है तो पूरा क्या होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक 40 प्लस x मीटर, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ऐसा ही कहना चाह रहा है वो। हाइट को हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, h मान लेंगे, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको फिर दिख रहा है क्या, दो ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है। फिर से हम क्या लगाएंगे tan, तो tan 30 जब लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा h, और बेस 30 वाले के लिए पूरा बेस होगा तो हो जाएगा 40 प्लस x। तो यहाँ से आपका क्या आ गया h इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 40 प्लस x। हम मुझे लगता है कि पहले इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना चाहिए, तो वहाँ से हमको x की वैल्यू आएगी, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना करके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं tan 60, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x, ठीक है ना। तो यहाँ से h बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, ओहो हाँ, ये तो दो इक्वेशन बनने वाले हैं भाई h में। चलो h बराबर ही निकालते हैं, h बराबर x√3 आया। h की वैल्यू कितनी आ गई x√3, tan 60 कितना होता है √3, तो h बराबर x√3 इसमें उठा के रख देना भाई, ठीक है। h की वैल्यू इसमें उठा के, वैसे h की वैल्यू मत रखो, x की वैल्यू रखो, क्यों, क्योंकि आपको हाइट ही निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी h/√3। तो अगर मैं इसमें उठा के रखूँगा x की जगह पे,
देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू h/√3 इसमें रखूँगा तो हो जाएगा 40 प्लस h/√3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा h दोनों जगह हैं, तो थोड़ा सा सॉल्व कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपको परेशान करने के लिए। h√3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40 प्लस h/√3, इसको उधर भेजते हैं तो हो जाएगा √3h माइनस h/√3 इक्वल टू 40 बस, ठीक है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम √3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√3, 1 से √3 गया, √3 आएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 बच गया, 3h माइनस h इक्वल टू 40, √3 को उधर भेज दो भाई, 3h में से h गया 2h इक्वल टू 40√3, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है ना। देख रहे हो ना क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, हमको दो ट्रायंगल दिखाई देगा, दोनों ट्रायंगल से इक्वेशन बनाने हैं, दिख रहा है ना आपको, दोनों ट्रायंगल से क्या बनाने हैं, इक्वेशन बनाने हैं, और इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। देखो दो इक्वेशन बना था, h की वैल्यू हमको निकालनी थी, हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, कुछ खास नहीं किया, ठीक है ना। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया और सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आपके सामने ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड एंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है कि एक पेड़ था भाई, ये देखना जरा, मान लो यही दोनों था, ये इतना बड़ा पेड़, ठीक, हवा चला ये टूट के गिर गया, ये पेड़ था पूरा इतना बड़ा, हवा चला टूट के गिर गया, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो ये ऐसे था, टूट के गिरने वाला, ये टूट के ये गिर गया, ठीक है ना। क्या दिया है अब ये पढ़ो, बाई द विंड टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये दिया है कितना, 60 डिग्री, विथ द ग्राउंड एट वाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाई द विंड। कह रहा है कितने हाइट पे ट्री जो होगा वो टूट के गिर गया होगा, ठीक है ना। हमको क्या दे रहा है कि कितने हाइट पे ट्री क्या होगा आपका, टूट के गिरा होगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कितने मीटर पे, अब यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं लग रहा है ना कि क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया है। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में फिर से देखता हूँ। ओहो, ए ट्रीज 12 मीटर हाइट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ट्रीज 12 मीटर हाइट होगा, ब्रोकन बाय द विंड। अच्छा फिर से बनाते हैं, 12 मीटर हाइट वाला ट्री था, देखिएगा ध्यान से, ये क्या था, 12 मीटर हाइट वाला ट्री था, टूट के गिर गया, हमको नहीं पता कितने हाइट से टूट के गिरा, लेकिन गिर गया। तो ये बताना जरा, अगर मैं पूरा 12 ले रहा हूँ, ठीक, और ये गिरे हुए पार्ट को अगर मैं x मान लूँ, क्या मान लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को x मान लूँ, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका बचा हुआ, ये इतना, ये आपका 12 माइनस x मीटर होगा कि नहीं। ये पूरा 12 था, टूट के पेड़ गिर गया, तो गिरे हुए पार्ट को मैं x अगर मान लूँ लेंथ को, ठीक है ना, तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, 12 माइनस x, और आपको एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल बात है भाई, यहाँ बेस का कोई काम है क्या, बेस का कोई काम दिख रहा है आपको, केवल परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस की बात हो रही है, ठीक। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन 60 में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थीटा कितना है, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है आपको, 12 माइनस एक्स, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, x, ठीक है ना। साइन 60 क्या होता है, √3/2, x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा 12 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेज दो तो √3/2x प्लस एक्स इक्वल टू 12, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा √3x प्लस 2x इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन √3 प्लस 2 इक्वल टू 24, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 24 अपॉन √3 प्लस 2। अब इसमें देखो, या तो आप यही आंसर दे दो, नहीं आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें √3 आंसर जो आपका दिया है 11 का A, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, 6.432 करके समथिंग आंसर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ज़रा थोड़ा सा, चूंकि हाइट पूछ रहा था आपसे, तो जो बॉटम से हाइट था वो था 12 माइनस एक्स मीटर,
कितना था 12 माइनस एक्स, मतलब हमको x निकालना ही पड़ेगा तभी ये आएगा। x की वैल्यू आई है 24/√3 + 2। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हो आप, इसको 2 + √3 कर दो, सीधा कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं 2 - √3। भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ आपसे, आप इतना ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हो जाएगा √2 - √3, ठीक, अपॉन ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब ये बचा आपकी x की वैल्यू, ठीक है ना, ये आ गया x की वैल्यू आ गई आपके। कैसे आया भैया, हे भाई बच्चे हैं सब, ये ऐसे मत करिए आप, ठीक है ना। मैं क्या किया 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 2 - √3 से ऊपर नीचे क्या किया मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 24 2 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b है, 2 × 2 = 4 - √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यही मैं लिख के रखा था, ठीक है ना। अब आपको करना है क्या, इसमें पुट करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है, आपको पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। देखो ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, बस मेन चीज़ क्या होता है इस चैप्टर में, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिगर बनाना, ठीक है ना। अगर आपने फिगर बना लिया तो 70% क्वेश्चन tan पे लग जाएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो साइन पे लग जाएंगे, और किसी का यूज बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। चलिए अगले वाले वीडियो में हम फिर से और सारे क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।